गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था कि इक्वेशंस आपको मिल जाती थी, आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते थे, या इक्वेशंस आप बैलेंस करते थे, उसमें एक्स या वाई की वैल्यू रखते थे और उससे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते थे। बट अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप खुद इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जिसमें या एज वाले क्वेश्चंस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, जो जिसमें आप इक्वेशन खुद बनाते थे। फॉर एन एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आता था कि किसी एक्स की एज इतनी, उसके फादर की एज की इतने टाइम्स है, या उस ऐसे करके क्वेश्चन आता था। तो उसमें आप क्या करते थे, सपोज करते थे, गेस करते थे और इक्वेशंस बनाते थे। ऐसे इसमें है, इन वाले इक्वेशंस में भी यही है कि आपको अब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके बेस पे आप उस इक्वेशन को बनाएंगे, फिर उसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे और उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 विदाउट डिले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सुमित एंड रवि। ठीक है, बुक्स अपने सामने रखिएगा। सुमित एंड रवि, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ DPS आगरा टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 1000 रुपीज़ टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। मतलब सुमित और रवि 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों ने मिल के 1000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं पीएम रिलीफ फंड में। पीएम रिलीफ फंड मतलब ऐसी चीज़ जगह जहाँ अगर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसमें वो चीज़ हेल्प करती है। ठीक है, फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, कहीं अर्थक्वेक आया था उनकी हेल्प के लिए जो पीएम रिलीफ फंड होता है, तो उसमें 1000 रुपीज़ दोनों ने दिए हैं। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड द डाटा, एक इक्वेशन बनानी है जो इस डाटा को सेटिस्फाइड करे। मतलब आप इक्वेशन बनाइए जो ये रिप्रेजेंट करे कि दोनों ने, मतलब इनकी इस कही गई बात को आपको एज अ इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन 1 में हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे लेट सुमित एंड रवि contributed so let Sumit and Ravi contributed rupees X and rupees Y respectively। मतलब सुमित और रवि ने मिलकर एक्स और वाई रुपीज़ सबमिट करे। मतलब सुमित ने एक्स रुपीज़ और रवि ने वाई रुपीज़ सबमिट करे। ठीक है, उसके बाद बुक कहती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि दोनों ने मिलकर 1000 रुपीज़ सबमिट किया। दोनों ने मिलकर मतलब एक्स रुपीज़ प्लस वाई रुपीज़ इज इक्वल टू कितने, 1000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें इनमें से एक की वैल्यू रखनी होगी और एक की वैल्यू निकालनी होगी। तो जिसकी वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो उसको हम उधर लिए जाएं, और जिसकी वैल्यू निकालना चाहें उसको हम इधर रख लें, चाहे वाई को इधर रख लें चाहे एक्स को इधर रख लें। दैट इज, मैं वाई पे निकाल रहा हूँ, तो वाई इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू पुट अप करने की। वैल्यू पुट करना मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 कर दें, हमने x की वैल्यू 0 कर दी, देन y इज इक्वल टू 1000 माइनस 0 इज इक्वल टू
1000। जब x की वैल्यू ज़ीरो कर दी तो y की वैल्यू 1000 हो गई। ठीक, उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू 1000, अगर हम x की वैल्यू 1000 कर दें तब देन y इज इक्वल टू 1000 माइनस x की वैल्यू 1000 है, 1000 माइनस 1000 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तीसरा देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 500, अगर हम x को 500 मान लें मतलब x ने 500 रुपये दिए, देन y इज इक्वल टू 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500। मतलब पहले हमने माना x इज इक्वल टू 0, x क्या था सुमित के दिए हुए रुपए और y क्या है रवि के दिए हुए। मतलब अगर x 0 मतलब सुमित ने कोई रुपए नहीं दिए तो y इज इक्वल टू 1000, मतलब सारे रुपए जो थे रवि ने दिए। अब अगर हम ये मान लें कि x इज इक्वल टू 1000 की सारे 1000 रुपए सुमित ने दिए तो रवि के रुपए 0 हो जाते हैं। अगर हम ये मान लें कि सुमित के रुपए 500 हैं तो रवि के रुपए भी 500 निकलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अब टेबल फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही टेबल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं साइड में टेबल फॉर्म कर देता हूँ, या इक्वेशन इधर लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। सो यहाँ पर आपकी मैं टेबल फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे द टेबल फॉर दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज के लिए उसकी टेबल क्या होगी, इज एज अंडर। ठीक है, तो वही तरीके से निकालेंगे x y। हमने कितनी 3 वैल्यू ली हैं तो 1 2 3। ठीक है, इसके आगे की जरूरत नहीं। ओके, सो पहला x की वैल्यू कितनी थी 0, तो y की वैल्यू कितनी आई 1000। जब x की वैल्यू 1000 थी तो y की वैल्यू कितनी आई 0। जब x की वैल्यू 500 ले ली तो y की वैल्यू भी 500 हो गई। ठीक है, इसके बाद आप सीधा सा एक चीज लिखेंगे, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है 0,1000। ठीक है, 0,1000। दूसरा पॉइंट क्या है 1000,0, जैसे x एक्सिस y एक्सिस पे चलता है वैसे ही, एंड 500,500,500। ठीक है, ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द ग्राफ वी गेट। इसके बाद हम ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ आपका जो है आपकी आंसर शीट में बना हुआ है, तो आप उस ग्राफ को देखकर ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, जैसा वो बना है बहुत सफाई से बनाएंगे ग्राफ में कोई भी कटिंग पिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल डॉट से डॉट मिलना चाहिए, लाइन इधर तिरछी नहीं होनी चाहिए, स्केल और सब रख के बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी के बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है मनीष ने सोड किए हैं वीट एंड पैडी, वीट और पैडी। ठीक है, मनीष सोड वीट एंड पैडी इन 2 फील्ड्स, द टोटल एरिया 5000 स्क्वायर मीटर। सेम इसी तरीके से है कि मतलब 2 फील्ड उसके पास हैं जिनका टोटल का एरिया 5000 है, तो एक में वीट लगाया एक में
पैडी लगाया है, राइट द लीनियर इक्वेशन, इसके लीनियर इक्वेशन लिखनी है। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन बना के लिखेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे और फिर उसका टेबल बना के ग्राफ निकालेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही लगेगा जैसे 1 लगा हुआ है, बस संभाल के करिएगा, गलत मत करिएगा। करने के बाद एक बार मुझे दिखा लीजिएगा तब फेयर करिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 पेंसिल कॉस्ट, एक पेंसिल का कॉस्ट 2 रुपये है और एक फाउंटेन पेन 15 रुपये का मिलता है, ठीक है। 1 पेंसिल कॉस्ट 2 रुपीज़ है ना, फाउंटेन पेन कॉस्ट 15। एक पेंसिल का कॉस्ट 2 रुपीज़ है और फाउंटेन पेन का कॉस्ट 15 है। इफ़ रोहित पेज 100 टू परचेज पेंसिल्स एंड फाउंटेन पेन, अब रोहित ने 100 रुपये के पेंसिल और फाउंटेन पेन खरीदे, कितने खरीदे ये नहीं मालूम है, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ विद दिस डाटा। और उसने 100 रुपये का पेंसिल और पेन दोनों चीज़ें खरीदी, उन्हें 100 रुपये दुकानदार को दिए और कहा मुझे पेंसिल और पेन दे दो। उसमें कितने पेंसिल लिए कितने पेन ली ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन्स नहीं मालूम है, वो हमको निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट रोहित बॉट X पेंसिल्स। रोहित ने X पेंसिल्स बॉट करी हैं, ठीक है। एंड Y फाउंटेन पेन, मतलब उसने X पेंसिल बॉट करी है और Y फाउंटेन पेन्स बॉट करें, ठीक है। सो मतलब नंबर ऑफ पेंसिल जो उसने बॉट करी वो थी X और नंबर ऑफ पेन्स जो उसने बॉट करी वो है Y। अब तो कॉस्ट निकालना है, पहले निकालना है कॉस्ट ऑफ X पेंसिल्स। X पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, एक पेंसिल का कॉस्ट, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट 2 रुपीज़ है तो X पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई X। यूनिटरी मेथड में हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। एक हम जैसा कह दिया जाता है कि एक पेन अगर 5 रुपये का है तो 10 पेन कितने होंगे, तो 10 हम फिर से 10 की 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 रुपये बता देते हैं। वैसे ही कह दिया कि एक पेंसिल 2 रुपये की है तो X पेंसिल कितने के होंगे 2 मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू 2X, मतलब X पेंसिल का कॉस्ट 2X रुपीज़ होगा। इसी तरीके से अब निकालना है कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, कॉस्ट ऑफ Y फाउंटेन पेन। Y फाउंटेन पेन का कॉस्ट कितना होगा 15 मल्टीप्लाई Y इज इक्वल टू 15Y, ठीक है। Hence according to the क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों के लिए उसने क्या दिया 100 रुपये दिए, मतलब जितने पेंसिल और पेन्स के तो कॉस्ट को मिलाकर टोटल कॉस्ट हो रहा है 100 रुपये। तो पेंसिल का कॉस्ट कितना है, तो हमारी लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, मतलब पेंसिल का कॉस्ट प्लस पेन का कॉस्ट टोटल कितने रुपए का हुआ 100 रुपये का, उसने 100 रुपये दिए। तो पेंसिल का कॉस्ट कितना है 2X और पेन का कॉस्ट कितना है 15Y इज इक्वल टू 100। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई।
अब वही इसमें करेंगे, एक को इधर रोक लेंगे क्योंकि ज़्यादातर y की वैल्यू निकालनी होती है तो y को ही रोक लेते हैं। तो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 100, 2x प्लस में था इधर आ गया माइनस 2x, और 15 जो था वो मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में। y इज इक्वल टू 100 माइनस 2x। ठीक है, इसके बाद वैल्यू रखिए। देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो बहुत संभाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि वैल्यू को हमें 15 से कट करना है, इसलिए यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू रखें जो यहाँ से उसको 100 से माइनस होने के बाद ऐसी डिजिट आए जो 15 से कट हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल हम 5 रखते हैं, 15 है यहाँ पे इसलिए 5 का मामला ही रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी डिजिट जो 5 से या उससे कट हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 5 then y is equal to 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 और 100 में से 10 माइनस हो गया, 2 5 ज़ा 10, 100 माइनस 10 हो गए 90 अपॉन 15, और 15 से 90 कट कर दीजिए, 15 6 90, आंसर क्या है 6। मतलब जब x 5 है तो y की वैल्यू 6। चलिए आगे देखते हैं क्या रखें वैल्यू। अगर 10 रखते हैं तो 10 2 ज़ा हो जाएगा 20, और 100 से 20 माइनस होगा 80, 15 से 80 कट नहीं होता, 10 नहीं रख सकते, 5 की ही उसमें रखते हैं, 15 रख दें तो 15 2 ज़ा 30, 100 में से 30 माइनस होगा आएगा 70, 15 से 70 माइनस होगा क्योंकि 75 होता है 15 के टेबल में 75 आता है ना कि 70। नेक्स्ट आगे बढ़ें, 20 5 के टेबल से ही चलिएगा, बाकी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 15 से कट करना है, 15 5 का डिवाइजेबल है, 15 5 से डिवाइजेबल है इसलिए वो हमेशा 5 के ही टर्म्स में कट होगा। 20 50 तक हो गया था, 20 2 ज़ा 40 और 100 माइनस 40 60, 15 से 60 डिवाइडेड है तो हम यहाँ पे 20 रख सकते हैं। ये लॉजिक कि ये 15 5 से डिवाइडेड है ये आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा, नीचे से देखना पड़ेगा। जैसे 15 है यहाँ पर तो आपको फौरन दिमाग लगाना पड़ेगा कि 15 जो है 5 से डिवाइडेबल है, इसलिए इससे कटने डिजिट भी 5 से डिवाइजेबल होगी। तो 5 के जो भी डिवाइजेबल डिजिट्स 5 की हैं वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। y इज इक्वल टू 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 22 ज़ा 40, 100 माइनस 40 60, 60 अपॉन 15 और 15 4 ज़ा 60। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, अब क्या आएगा 20 तक तो आ गया, 25 रखते हैं, रखे 25, चलिए 25 रखिए, 25 2 ज़ा 50, 100 माइनस 50 50, 50 अपॉन 15, 15 से 50 डिवाइड नहीं होता, कैंसिल। आगे बढ़िए 30 2 ज़ा 60, 100 माइनस 60 40, 40 अपॉन 15, 15 से 40 डिवाइड होगा नहीं होगा। आगे बढ़िए 35 2 ज़ा 70, 100 में 70 30 अपॉन 15, 15 2 ज़ा 30, तो 35 यहाँ पे हो जाएगा। तो x की वैल्यू 35, y इज इक्वल टू 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 15। तो 35 2 ज़ा 70, 100 माइनस 70 30 अपॉन 15, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम टेबल बना लेते हैं, वैसे ही लिख देंगे द टेबल
फॉर दीज वैल्यूज आर एज अंडर। ठीक है, जो टेबल बनेगी, देखिए टेबल कैसे बनती है, टेबल तो आपको मालूम ही है। एक्स और वाई रख लेते हैं, ये एक्स ये वाई। तो एक्स की वैल्यू पहले हमने ली थी 5, जब एक्स की वैल्यू 5 थी, वाई की वैल्यू क्या आई 6। फिर एक्स की वैल्यू हमने कर दी 20, वाई की वैल्यू हो गई 4। फिर हमने एक्स की वैल्यू ली 35, वाई की वैल्यू हो गई 2। अब इसके बाद वही लिख देंगे, प्लॉटिंग। ठीक है, जो पॉइंट्स होंगे वो करके लिख देंगे प्लॉटिंग, प्लॉटिंग द पॉइंट्स 5,6, 20,4 and 35,2 on the graph paper. We obtained the equation 25 plus 50 2x plus 15y is equal to 100 as shown below। उस करके सॉरी shown below। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हेन अ स्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम द माउंटेन, एक स्टोन माउंटेन से गिर रहा है। ठीक है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी जो मैं आपको मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको पता चलेगा क्या होती है वेलोसिटी। ठीक है, जैसे स्पीड होती है वैसे ही वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो पहले स्पीड उसकी कुछ और थी, बाद में उसने कुछ और कर ली। ठीक है, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही थी, पहले 40 की स्पीड चल रही थी और फिर आगे जा करके उसकी स्पीड जो है वो 80 हो गई, तो उसने जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहली जो थी वो उसकी 40 थी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो। क्वेश्चन क्या है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो तब होती है जब कोई चीज़ एक जगह पे रुकी हुई खड़ी है, मतलब कोई गाड़ी खड़ी है, हमने उसे स्टार्ट किया, ले गए, पता चला कि हम कह रहे हैं कि 10 सेकंड पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 10 सेकंड बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 हो गई। ठीक है, 20 किलोमीटर स्पीड चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 जो है वो स्मॉल जी की वैल्यू है। अभी जब आपको मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या मैं बात बता रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज गिवन बाई स्मॉल वी, वी इज इक्वल टू 9.8 टी। आपको इसमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है और 4 सेकंड बाद जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब जब आप टी की वैल्यू अपनी, उन्होंने इक्वेशन दे दी, उन्होंने इक्वेशन दी वी इज इक्वल टू 9.8 टी, मतलब कि टी की जब वैल्यू आप इसमें रख के वी की वैल्यू निकालना होगा। इक्वेशन आपकी बनी हुई है वी इज इक्वल टू 9.8 टी, आपको इस इक्वेशन में टी की वैल्यू रखनी। और एक टी की वैल्यू उन्होंने पूछी भी है कि जब आप 4 सेकंड टी रखेंगे, टी की जगह पे 4 रखेंगे तो वी कितना आता है। ठीक है, मतलब 3 वैल्यूज जो भी निकालेंगे उन 3 में से एक वैल्यू 4 सेकंड वाली वैल्यू भी होगी, 3 या 4 जो भी आप निकालना चाहें। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। इक्वेशन आपको v इक्वल टू 9.8 टी ऑलरेडी बनी हुई मिली है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे फॉर द ग्राफ। ठीक है,
इसके बाद थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देंगे। फॉर द ग्राफ we will make the table of solution, we will make the table of solution by putting some random values of t स्मॉल t जो v इजिकल टू 9.8 t लिखा है वो है, उसमें कि हम t की कुछ वैल्यू रख करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, and thereafter we will find corresponding values of v, corresponding values of v। ठीक है, मतलब कि हम t की रैंडम वैल्यूज कुछ भी t की वैल्यू रख करके और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नई लाइन से टेबल ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन बिलो। जो सॉल्यूशन की टेबल है वो कुछ इस तरह से दी गई है। ठीक है, तीन कॉलम बनेंगे इसमें। पहला कॉलम रहेगा t, मतलब यहाँ पे रखी जाएगी t की वैल्यू। दूसरा होगा v इज इक्वल टू 9.8 t, मतलब जो हमारा इक्वेशन थी, यहाँ पे v, यहाँ पे पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स हमें ग्राफ पे शो करने हैं। ठीक है, पहला तो पहला हम रखते हैं t की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू, यहाँ नहीं रखेंगे 9.8 इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 0, आंसर 0। पॉइंट क्या आ गया a, क्या पॉइंट होगा a 0,0 0,0। ठीक है, जैसे x के साथ y का निकाल देते वैसे v के साथ t के साथ v का निकालना है। उसके बाद अगली वैल्यू रखते हैं 1, v इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 1, आंसर 9.8, पॉइंट बन गया b, वैल्यू क्या हो गई 1,9.8। ठीक है, हमारे लिए t x है और v y है। फिर 2, v इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 9.8 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और 1 19।
19.6, सी यह आ गया 2,19.6। देखिए ये अब एक 4 सेकंड का ही पूछा गया था, 4 सेकंड बाद, तो 4 सेकंड के लिए 4, इससे ज़्यादा वैल्यू आप रखना चाहे रख सकते हैं, बट ज़्यादा वैल्यू से रखने से ग्राफ उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो v मिनिमम 3 वैल्यूज तो रखनी ही चाहिए सबको। ठीक है, v 9.8 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 8 था 32, 3 कैरी। ठीक है, और 4 9 था 36, 36 और 4 36 और 3 39, 39.2। ठीक है, तो डी पॉइंट हमारा क्या बनेगा 4, 39.2। ठीक है, 1 वैल्यू में 1, 9.8, 2, 19.6, 4, 39.2, ये हमारी वैल्यूज आ गई। इसके बाद ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ग्राफ आपका जो है वो आंसर शीट में दिया गया है, मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाने में जो है मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो ग्राफ आप आंसर शीट देख ले बनाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, ग्राफ बनाने के बाद लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट। ठीक है, फॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, जब t 4 सेकेंड होगा, द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 4 सेकंड होगा तो कितना होगा वेलोसिटी 39.2। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए इसको सही से। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया गया है ऑफ मास 6 kg, जिसका मास 6 kg है, जो बॉडी है मतलब कोई सामान है, कोई चीज़ है जो 6 kg की, उस पर फोर्स लगाया गया है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जो एक्सेलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है, मतलब आगे बढ़ने की जो ताकत प्रोड्यूस हुई है, स्पीड जो है, एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, राइट एंड उसका जो है, इसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए एक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन में क्या दिया गया है, हमें मास दिया गया है। सिर्फ मास कितना है 6 kg, हमारा मास जो है वो 6 kg है। अभी जब आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma, मतलब जो फोर्स होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ का कहना है कि जो फोर्स
हम उस पर लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट होता है। उसके मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू मास 6 है, 6A, F इज इक्वल टू 6A। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके बाद वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लिखा था, फॉर ग्राफ करके, वो पूरी लैंग्वेज जो है फॉर ग्राफ। ठीक है, वी विल फर्स्ट मेक द टेबल ऑफ सॉल्यूशन। डॉट डॉट डॉट, जैसे पहले वाले में लिखा था वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद बनाएंगे टेबल ऑफ सॉल्यूशन। टेबल ऑफ सॉल्यूशन, और बिना ये लैंग्वेज पूरी लिखे मैंने डॉट डॉट में लिख दिया, मतलब ऐसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में अपने दी है वैसे ही, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में लिखी है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे। ठीक है, उसमें टेबल ऑफ, उसमें क्या था, उसमें टी और वी की बात कर ली गई थी। जहाँ जहाँ टी है वहाँ जो है वो आप ए कर दीजिएगा, और जहाँ जहाँ वी है वहाँ एफ कर दीजिएगा। तो टेबल ऑफ सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए टेबल ऑफ क्या बनेगी, इसमें भी उतने ही 4 पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे a, दूसरे में रखेंगे f इज इक्वल टू 6A, तीसरे में f, चौथे में पॉइंट्स। ओके, चलिए रखते हैं वैल्यू। 0 रख दिया, f इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0, आंसर 0। पॉइंट्स आ गया a 0,0, फिर 1 रख दिया, f इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 जा 6, पॉइंट b क्या आ गया 1,6, 1,6। 2 रख दिया, f इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12, पॉइंट बन गया c 2,12। ठीक है, या 2 ना रखिए, चलिए माइनस में एक वैल्यू रख के देख लीजिए, माइनस के भी रख लेनी चाहिए, कभी कभी गलती हो जाती है, माइनस में लोग नहीं रखते हैं वैल्यू, माइनस में भी रख के देख लीजिए। -1, तो यहाँ पे माइनस का 6, तो ये आ जाएगा -1, -6, क्योंकि सबके सब जो हैं फर्स्ट कॉर्ड में ही जा रहे हैं प्लस में, तो इतना प्लस में बनाओगे वो सफाई नहीं आएगी, थोड़ा माइनस में भी कर लो। ठीक है, -1। ठीक है, एक वैल्यू और है हाफ रखेंगे तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 6 कट या 3, 2 से 6 कट हो गया तो 3, तो 3 1 जा 3 t 1/2, 3। ठीक है, ये हो गया, और इसका ग्राफ भी आपको जो है वहीं उसी में मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ भी, जैसे उसमें कहा गया 4 सेकंड बाद, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसमें आपको ग्राफ बनाना, अगर ये वैल्यूज़ निकालनी है, उसके बाद सीधा आपको ग्राफ ड्रा कर देना है। और ग्राफ ड्रा करते टाइम ध्यान रखिएगा, ग्राफ पेंसिल से ड्रा करिएगा, पेन से नहीं, सफाई होनी चाहिए ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 5 सही से देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 35% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री के 35% जो एम्प्लॉय हैं वो फीमेल्स हैं। ठीक है, किसी फैक्ट्री के 35% ऑफ एम्प्लॉय जो हैं वो फीमेल्स हैं एंड अदर्स आर मेल, और बचे कुछ जो है वो मेल हैं, मतलब 35% फीमेल हो गई तो बचे कितने 65%, और 65% जो है वो मेल्स हैं। फ्रॉम एन इक्वेशन, एक इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल, एक इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ बना करके आप मेल और फीमेल्स के नंबर बताइए। ठीक है, बाय रीडिंग द ग्राफ फाइंड, पहले क्या हमें निकालना क्या, द नंबर ऑफ फीमेल्स निकालनी है। इफ़ द मेल्स 26, अगर मेल 26 हैं तो फीमेल्स कितनी है। दूसरा मेल्स निकालने हैं अगर फीमेल्स 21 है, मतलब अगर हमारा जो हमारे मेल्स हैं 65% जो है वो अगर 26 हैं तो फीमेल्स कितनी है, मतलब 35% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है। दूसरे में कहा गया है कि इसमें मेल्स निकालने हैं अगर फीमेल्स 21 है, मतलब कि अगर हमारी जो 35% पॉपुलेशन वो 21 है तो बची हुई हमारी 65% पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, सो हिंट भी दिया गया है, x इज द नंबर ऑफ फीमेल और y इज द नंबर ऑफ मेल्स, कि हमें x जो है फीमेल्स को ले लें और y फीमेल्स को ले लें। देन x वो उन्होंने तो इक्वेशन बना के दे दी, x इक्वल टू 35/100 x प्लस वाई, मगर ये आएगी कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें तो दिया गया है आपको मेल्स फीमेल, मेल्स कितनी है, तो लेट द नंबर ऑफ x क्या दिया गया है, लेट द नंबर ऑफ फीमेल्स, तो x लेट द नंबर ऑफ फीमेल्स आर x and number of males are y। ठीक है, अगर हमारी मेल फीमेल्स x हैं और मेल्स y हैं, देन तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि हमें फीमेल्स जो है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 35% है, फीमेल्स हमारी फीमेल्स कितनी है x, टोटल पॉपुलेशन का 35%, तो परसेंटेज निकालते तो क्या करते हैं, टोटल किसी भी चीज़ का, जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि 50 का 10% कितना होता है, तो हम क्या करेंगे 50 का 10% निकालने के लिए 50 मल्टीप्लाई 10/100 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही टोटल पॉपुलेशन मतलब x प्लस वाई और उसका 35%, 35 x प्लस वाई अपॉन में 100, यही चीज़ तो बनेगी। ठीक है, यही चीज़ बनेगी ना, टोटल पॉपुलेशन का, टोटल किसी भी चीज़ का परसेंटेज ऐसे तो निकालते हैं, परसेंटेज दिया गया हो तो उसका डिजिट कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन बन गई, यही क्वेश्चन आपको दी भी गई है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आ रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें अब इसमें वैल्यूज रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने दो चीज़ें पूछी दी हैं तो इसमें वैल्यूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम x की वाई की वैल्यू रखें और x निकालें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें टेबल नहीं बनेगी, इसका नंबर 1 कह रहा है कि द नंबर ऑफ फीमेल्स इफ द मेल्स आर 26। ठीक है, तो लिख देंगे इफ मेल्स आर
26, जब मेल 26 है देन फीमेल्स आर, फीमेल्स निकालिए इस उसमें फीमेल्स वैल्यू पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू मेल्स क्या थे y थे, तो y की वैल्यू मतलब हमें देती गई है, तो 35 ब्रैकेट में x प्लस 26 अपॉन में 100 निकालिए। 35 की x से मल्टीप्लाई करी 35x प्लस 35 की 26 से मल्टीप्लाई करी 35 मल्टीप्लाई 26 अपॉन में 100, ठीक है। 100 को हम ट्रांसफ़र कर दें, 100 को हम उधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू इधर क्या बचा 35x प्लस 35 मल्टीप्लाई 26। मल्टीप्लाई इतनी बड़ी डिजिट का मत किया करो, क्योंकि लास्ट में ये जगह डिवाइड में जाएगी तो उसको कट करने में प्रॉब्लम होती है, लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं, या अगर इतनी बड़ी डिजिट है तो उसको ऐसे ही लिखा रहेगा। सो 100x, अब 35 x के पास x वाली डिजिट ही ट्रांसफर होकर के जाएगी, जैसे 35 भी इधर जाएगी तो -35, क्योंकि 35 प्लस में था इसलिए इसके पास ही तो 35x, यहाँ बच गया 35 मल्टीप्लाई 26, 100 में से 35 माइनस हो गया, आंसर आ गया 65x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 26। इधर देख लो, अब 65 को इधर ट्रांसफर करके लिए आइए, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में 35 मल्टीप्लाई 26 अपॉन में 65, कट करिए चलिए 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 7 2 ज़ा 14। चलिए x इज इक्वल टू 14, तो हमारी वुमेन्स कितनी निकली, इफ़ मेल्स 26, अगर हमारे मेल 26 है तो फीमेल्स कितनी होगी 14। इसके नीचे आप आंसर लिख देंगे, हेंस द नंबर ऑफ फीमेल्स आर, हेंस द नंबर ऑफ फीमेल्स आर 14। ठीक, ये मैंने पार्ट 1 निकाल दिया है। पार्ट 2 जिसमें फीमेल्स दी गई हैं, मेल्स निकालनी, वो आप निकालिएगा, वो आप निकाल के इसका पार्ट 2 आप निकाल के मुझे दिखाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन एन इलेक्शन 60% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 60% ऑफ वोटर ने वोट कास्ट करे, ठीक है, मतलब अपने वोट डाले, 60% ने वोट डाले, 40% ने नहीं डाले, ठीक है। फ्रॉम एन इक्वेशन, एक इक्वेशन के द्वारा ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करके बताना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं। अगर 2100 वोटर्स ने अपने वोट कास्ट करे, जो कास्ट वोटर्स हैं मतलब 35%, जो 60% वोटर है वो, तो अगर 2100 है तो टोटल वोटर कितना है, मतलब जिन्होंने नहीं भी डाले मतलब उस एरिया में है। और उसके बाद कहा है द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट बताने हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 10,000 है, अगर 10,000 लोग वहाँ रहते हैं तो नंबर ऑफ वोटर्स कितने लोगों ने डाले। ये दो पॉपुलेशन है, बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल इसी तरीके से सेम ऐसे ही है। उसमें क्या करेंगे, देखिए जो 7th वाले में मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे सकता हूँ, 7th वाले का एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 7th वाले में क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ ठीक है, लेट द नंबर ऑफ वोटर्स
let the number of voters who cast their votes is equal to, ऐसे वोटर्स जिन्होंने अपने वोट कास्ट करे वो x and total number of voters, y, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 60% वोटर्स ने अपने वोट कास्ट करे हैं। एक्स क्या है, एक्स क्या है, वो लोग जिन्होंने अपने वोट कास्ट करे वो कितने हैं, टोटल का 60%, और टोटल है वाई, तो 60% ऑफ वाई अपॉन में 100 इज इक्वल टू 60y अपॉन 100, एक्स इज इक्वल टू 60y अपॉन 100। ये क्वेश्चन बनेगी, इसमें आप वैल्यू पुट करके नंबर 1 नंबर 2 करके जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था मेल्स फीमेल्स वाले में, ऐसे इसमें निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का है, ठीक है। ऊपर से ऐसे लिखेंगे, उसके बाद आप 7 नंबर का करके लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखें आपको क्या क्या मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, 6 का सेकंड आपको करके दिखाना है, और 7th में तो दोनों आपको कर दिखा दें क्योंकि वो बिल्कुल ही 6 की तरह से लिखे, इसलिए बहुत संभाल के करिएगा। पहले रफ कॉपी पे डायरेक्टली फेयर मत लिख बैठिए ना, क्योंकि हो सकता है गलत हो गया, और गलत फेयर पे गलत हुआ और उसे काटा तो सोच लेना कटिंग पिटिंग पे, और जो है फिर उसकी कॉपी मैं वीक भर नहीं चेक करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तब तक इसको ध्यान से आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक ग्रॉसर बाइज 10x ₹8। एक ग्रॉसर ने 10x बाई करे हैं 8 रुपीज़ में, मतलब 8 रुपये में 10x। ठीक है, सेटअप ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन सेटअप करो विद x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ x, मतलब x जो है वह नंबर ऑफ x को रिप्रेजेंट करे, मतलब उसने कितने नंबर ऑफ x को रिप्रेजेंट करे, कितने x उसने बाई करे। आई एम y रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ इन रुपीज़, और y जो है उन सारे x का कॉस्ट, मतलब नंबर ऑफ x हो जाए और टोटल कॉस्ट उसका y हो जाए। इसको जो है बना के एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। चलिए करते हैं। उसके बाद फिर उसमें दो चीज़ें उन्होंने दे दी, कॉस्ट ऑफ 15x का कॉस्ट निकालना है, मतलब जो उन्होंने नंबर ऑफ x की बात करी है, x मतलब x उन्होंने 15x कह दिया, 15x मतलब कि नंबर ऑफ टोटल x कितने हैं, वो उस इक्वेशन बना के उसमें 15 की वैल्यू जहाँ जहाँ हो वो पुट करके आप निकालिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इजी क्वेश्चंस जैसे लगा था वैसे ही लैंग्वेज में दे रहा हूँ, सॉल्व आप करेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है, x को हम क्या मानना है, लेट x नंबर ऑफ x को मान लिया नंबर ऑफ x, लेट x द नंबर ऑफ eggs and y the total cost of eggs।
एक्स को हमने नंबर ऑफ एक्स मान लिया कि हमने एक्स जो हैं वो वाई कॉस्ट में खरीदे, ठीक है। सो कॉस्ट देखिए CPSP वाला क्वेश्चन आपने आसानी से पढ़े कि नहीं पढ़े, सबने CPSP पर, अगर वो पढ़े तो दिमाग में उन्हें रखना। तो सबसे पहले CP निकालते हैं, एक्स का हमें CP नहीं मालूम, कॉस्ट प्राइस एक्स का नहीं मालूम है, CP ऑफ 10x, 10x का CP कितना है, 10x कितना में खरीदे 8 रुपीज़ में। सो CP ऑफ 1 एग, एक एग का CP कितना होगा 8/10, ठीक है। और 8/10 को सॉल्व कर लो, 8/10 मतलब 8/10 मीन्स 4/5, ओके। 2 4 8 और 2 5 10, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितने हैं, x हैं, तो CP ऑफ x इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 4x/5, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या है y, यहाँ पे लिख दो इफ टोटल कॉस्ट। अब इतने x की टोटल कॉस्ट हमने कितना करी, इफ टोटल कॉस्ट y देन y इज इक्वल टू 4x/5, मतलब टोटल कॉस्ट को अगर हम y में रिप्रेजेंट कर दें तो y इज इक्वल टू 4x/5, 5 ट्रांसफर कर दिया, 5y इज इक्वल टू 4x, ये हमारी इक्वेशन बन गई, हेंस इट इज द इक्वेशन। हेंस इट इज द इक्वेशन, ठीक है। अब जो पॉइंट्स दिए गए हैं 1 और 2 वो आप इनमें पुट करके रखेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्स, कॉस्ट में क्या रखा था y, तो y की जगह पे आप क्या रखेंगे, y निकालना है, कॉस्ट ऑफ एक्स सॉरी y निकालना है। नंबर ऑफ एक्स दिए गए 15x, x की जगह पे 15 रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 15 तो 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड करके ये आप निकाल के मुझे दिखाएंगे, इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों मुझे आप करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं, ठीक है। एज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं। तो एज बेस्ड क्वेश्चन ये हैं। एज बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा इसी पे, व्हेन मोना वाज बॉर्न, जब मोना पैदा हुई, हर फादर इज 25 ईयर्स ओल्ड, उनके फादर की एज 25 ईयर्स थी, मतलब मोना की 0 और फादर की 25 ईयर्स थी। फ्रॉम द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द डाटा, इस इक्वेशन इसे एक इक्वेशन बना कर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद जो नीचे चीज़ें दी गई हैं उनको भी निकालना है। क्या दिया गया है, फादर्स एज व्हेन मोना इज 25 ईयर्स ओल्ड, फादर की एज क्या होगी जब मोना 25 ईयर्स की होगी, और मोना की एज क्या होगी जब फादर 40 ईयर्स के हैं। जब फादर 40 ईयर्स के तब मोना की एज क्या होगी, और जब मोना 25 ईयर्स की तब फादर की एज क्या होगी। वो हम तब निकाल पाएंगे जब हम इक्वेशन बना लेंगे। और इक्वेशन बनाने के लिए देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है।
लेट एक्स द एज ऑफ मोना। एक्स जो है वो क्या है, मोना की एज है, एंड वाई द एज ऑफ फादर। ठीक है, एक्स एज है मोना की और वाई एज है फादर की। ठीक है, सो क्या करना है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि जब मोना 0 इयर्स की थी तो उसके जो फादर थे वो 25 इयर्स के थे। मतलब उन दोनों का एज डिफरेंस कितना था, 25 इयर्स का। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। y मतलब फादर्स की एज और एक्स मोना की एज। अगर हम इनकी एज से इनकी निकालें तो कितना एज आएगा, एज डिफरेंस 25 इयर्स का। सो y इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद लिख देंगे hence it is the equation। ठीक है, और नंबर 1 जो आपको कहा गया है, फादर्स एज कह रहा है मोना जब 25 साल की होगी तो मोना की एज क्या है, एक्स है, तो एक्स में हम 25 रख देंगे, 25 प्लस 50, तो वह फादर्स की एज कितनी निकल आएगी, 50 निकल आएगी। दूसरे में कह रहा है कि फादर्स की एज 40 है, फादर्स की एज 40 है, तो इसी इक्वेशन में नंबर 2 डाल के इफ फादर्स एज, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, चलिए एक बता देता हूँ। पहला नंबर लिखेंगे इफ मोनाज एज इज 25 years, then father's age will फादर्स एज क्या होगी, y इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स। y इज इक्वल टू 25 प्लस 25 ईयर्स की है मोना, तो y इज इक्वल टू 50। ठीक है, ऐसे ही निकाला आएगा। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द पार्किंग चार्जेस ऑफ अ कार एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन फॉर फर्स्ट 2 आवर्स ₹50। पहले 2 घंटे के लिए किसी कार को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पार करने के चार्ज है ₹50 हैं, एंड ₹10 फॉर सब्सिक्वेंट आवर्स। और उसके बाद हर घंटे जो है ₹10 बढ़ते, ₹10 जो है वो एक्सटेंड करते रहते हैं। मतलब पहले 2 आवर्स के लिए ₹50 है, उसके बाद हर 1 घंटे पे ₹10 एक्सटेंड होते रहते हैं। Write down an equation and draw the graph of this data. Read the charges from the graph। ठीक है, जो इक्वेशन होगी उसमें से ये आपको निकालना है। फॉर 1 आवर के लिए कितना होगा, 3 आवर्स के लिए कितना होगा, 6 आवर्स के लिए कितना होगा। सो गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में पार्किंग चार्जेस फॉर 2 आवर्स। पार्किंग चार्जेस फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स के पार्किंग चार्जेस कितने हैं, ₹50। ठीक है, पार्किंग चार्जेस फर्स्ट 2 आवर्स, पहले 2 आवर्स के लिए, फॉर फर्स्ट 2 आवर्स, पहले 2 आवर्स के लिए पार्किंग चार्जेस 50 हैं। उसके बाद पार्किंग चार्जेस फॉर
सब्सीक्वेंट आवर्स, ठीक है। सब्सीक्वेंट आवर, सॉरी ईच सब्सीक्वेंट आवर, ईच सब्सीक्वेंट आवर, हर एक घंटे पे जो है पार्किंग चार्जेस कितना एक्सटेंड हो जाता है, 10 रुपीज एक्सटेंड हो जाता है। सो एक्स्ट्रा चार्जेस कितना हुआ, जो पहले घंटे में पड़ रहा है वो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हुआ, एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है, 50 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज, कितना हुआ, कितना होगा 30, ठीक है। जो 50 थे, अगर एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब ये लोग कितना ले रहे हैं, हर घंटे पे अगर 10 रुपीज़ के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये 30 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। पहले है हर घंटे तो 10 के हिसाब से तो 20 रुपीज़ हुए, और ये कितना ले रहे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, 30 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस है इसका। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, लेट द टोटल आवर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक, ओके। उसके बाद क्या दिया गया है, वो क्या कह रहा है, लेट द टोटल पार्किंग चार्ज, पार्किंग चार्ज, पार्किंग चार्ज कितने मिलेंगे एक्स आवर के लिए, रुपीज वाई, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन according to the क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, टोटल चार्जेस कितने होंगे, हर घंटे के 10 रुपीज़, मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स वो 10 रुपीज़, उसके बाद 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा, सॉरी 50 नहीं है यहाँ पे 30 है, जो 30 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब हर घंटे हम 10 रुपये के हिसाब से जोड़ लें, हर घंटे जितने घंटे टोटल आवर्स जितने हमने खड़े किया वो 10 रुपीज़ के हिसाब से, और 30 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो, तो वो हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी जा करके कि हाँ इतना चार्जेस हैं, ठीक है। बात फिर से समझ लो, ठीक है। एक्स्ट्रा 50 रुपये पहले 2 घंटे के लिए था, मगर 50 किस हिसाब से है, हर घंटे तो 10 रुपये के हिसाब से, तो 2 घंटे के हिसाब से कितने हुए, 10 दूनी 20 ही रुपये हुए, 10 टू 20 हुए, और 50 में से 20 माइनस कर तो 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, मतलब केयरिंग का या उसका जिसका भी ले रहा है वो 30 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हमने ऐसा निकाला कि टोटल नंबर, हमने कहा टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमने मान लीजिए एक्स घंटे खड़ी करी, मान लीजिए 5 घंटे खड़ी करी, तो 5 घंटे खड़ी करने के लिए क्या वो 5 10 50 रुपीज़, उसके 30 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो तो देने ही देने, पहले 2 घंटे के हिसाब से 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए, तो 50 प्लस 30 80 रुपीज़ में देने पड़ेंगे उन्हें 5 घंटे खड़ी करने के, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, हेंस इट इज द इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपको 3 पूछे गए हैं कि 1 आवर के लिए कितना चार्जेस होगा, ठीक है। चलिए 1 आवर का आपको बता दे रहे हैं, बाकी 2 मगर फिर आप निकालेंगे। फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए क्या होगा, फॉर 1 आवर चार्जेस कितने होंगे, 1 आवर, आवर को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा है एक्स से, 1 आवर मतलब 1 घंटा है हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, आवर्स क्या थे एक्स ही तो थे, आवर्स एक्स थे, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस 30, 10 अंदर 10 और 30 हो गए टोटल 40 रुपीज़। चार्जेस कितने हुए 1 घंटे के
₹40। ठीक है, ऐसे ही 3 आवर्स का ही निकलेगा और ऐसे ही 6 आवर्स का भी निकलेगा। ठीक है, ये बाकी के दो जो हैं मतलब 3 आवर्स और 6 आवर्स वाला वो आप निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 11। उसको देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, फिर क्वेश्चन नंबर 11 में बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, उसका जो भी ग्राफ होगा वो आप आंसर शीट से देखे ग्राफ उसका ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ बनाने अगर मैं बैठ जाऊंगा तो ग्राफ में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर का फार्मूला होता है H2O। उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8 है। 1:8 कैसे है? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2/16 जब करेंगे तो 1:8 ही बनेगा जाकर के। ठीक है, एटॉमिक वेट, अभी मैं आपका एटॉमिक वेट पढ़ाऊंगा साइंस में। सेटअप एन इक्वेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच एक इक्वेशन सेटअप करनी है। उसके बाद क्या करें, फ्रॉम द ग्राफ रीड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इफ ऑक्सीजन इज 12 ग्राम। अगर ऑक्सीजन 12 ग्राम है तो हाइड्रोजन का वेट कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1:8। ठीक, मान लिया लेट द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्वांटिटी हाइड्रोजन बी एक्स एंड ऑक्सीजन बी वाई। हाइड्रोजन की क्वांटिटी हमने x मानी और ऑक्सीजन की y मानी। देन x/y, रेशियो यही तो होता है, x/y इज इक्वल टू 1/8। x/y इज मीन्स 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स y इक्वल टू 8x। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार। हेंस इट इज द इक्वेशन। ठीक है, आफ्टर दिस अब क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ऑक्सीजन जो है वो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन क्वांटिटी हमने किससे मानी है, y से, तो y हमारी अगर 12 ग्राम होगी तो x की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू रखिए, निकाल लीजिए। ठीक है, वैल्यू रख के निकाल लेंगे। चलिए ये आप निकाल के दिखाइएगा। ये वाला आप निकाल के दिखाइएगा। ठीक, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक 28 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है। दूध और पानी मिलाया गया है तो उसका रेशियो 5:2 है। अब इसके बीच में इक्वेशन बनाना है, जैसे ऑक्सीजन और वाटर बनाया था वैसे इसके बीच में बनेगा। और उसमें हिंट भी दे दिया है कि रेशियो बिटवीन मिक्सचर एंड वाटर 5:2, 5 + 2:5, 2:5 तो 7:5। ठीक है,
मिक्सचर और मिल्क का रेशियो, सॉरी मिक्सचर और मिल्क का रेशियो दिया गया है। मिक्सचर टोटल 5 है और जो मिल्क है वो रेशियो 2:5 में है, तो टोटल रेशियो क्या होगा 7:5 का हो जाएगा मिल्क उसका रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, बहुत ध्यान से देखिएगा, मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:5। ठीक है, 2:5। उसके बाद रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड वाटर, सॉरी मिक्सचर एंड मिल्क, मिक्सचर एंड मिल्क का रेशियो कितना है 7:5। देखिए मतलब मिल्क और वाटर में रेशियो 2:5 है, फिर मिक्सचर और मिल्क का रेशियो 7:5 है। ठीक है, सो लेट द quantity of mixture be x and मिक्सचर की क्वांटिटी को हमने x मान लिया एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी y। ठीक है, मतलब मिक्सचर की क्वांटिटी को हमने x मान लिया और मिल्क की क्वांटिटी को y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि मिक्सचर और मिल्क का रेशियो, मतलब मिक्सचर ऊपर और मिल्क नीचे, मिक्सचर अपॉन मिल्क। ठीक है, तो मिक्सचर की क्वांटिटी को क्या था x हो गई और मिल्क की क्वांटिटी हो गई y। ये है कितनी, ये कितनी है 7:5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिक्सचर से x माना था वो है हमारा 7 और मिल्क माना था y वो है हमारा 5, तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x = 7y। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन बन गई। इसके बाद अब हमें तो इसमें ना x की वैल्यू मालूम ना y की, तो हमें इसके लिए तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। इसके बाद लिख दीजिए एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में शो करने का क्या हो जाएगा y = 5x/7, सॉरी y = 5x/7। इस इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे। इस उसमें हम वैल्यूज में पुट अप करेंगे, वही टेबल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे, जैसे पहले के क्वेश्चन में टेबल्स हम बना चुके हैं। ठीक है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। बस वैल्यूज पुट करते टाइम ये हम ध्यान रखेंगे कि जो भी डिवाइडेंट है वो जो है 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, टेबल कैसे आपको बनानी है।
टेबल आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जैसे आप बनाते थे वही ऑप्शन दे करके सबसे पहले x, फिर हमारा क्या जाएगा y इज इक्वल टू 5x अपॉन 7y और फिर यहाँ पे पॉइंट्स। ठीक है, तो 7 है तो इसके लिए हम रेशियो रख सकते हैं 0, दूसरी वैल्यू रख सकते हैं 7, फिर 14, क्योंकि यहाँ पे 7 है इसलिए हम वही डिजिट यूज़ करेंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए। 7, 14, 21, मैक्सली 4 डिजिट्स हैं हमारे पास, इनको हम आसानी से शो कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें पूछा गया है 28 लीटर्स का, तो 21 नहीं लेंगे हम, यहाँ पे 28 ले लेंगे, क्योंकि 28 लीटर्स का पूछा गया, वरना फिर इसके 21 और 28 दोनों दिखाने पड़ जाएंगे। हाँ, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो 21 28 दोनों दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इजीली कह रहा हूँ कि 7, 14 और 28 इस इक्वेशन में रख के आप वैल्यू इसकी निकाल लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, फिर उसको आप जो है प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 होगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी होगा। ठीक है, और आप मुझे ये करके अपने टर्म वाले दिन मुझे ये क्वेश्चंस दिखाएंगे। सो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी, और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।